तो अब हम बात करते हैं यार, दिल्ली सल्तनत के अंदर हमने जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ थी उसकी बात कर ली। सबसे स्टार्ट में हमने बात की स्लेव डायनेस्टी की, फिर खिलजी डायनेस्टी की, फिर तुगलक डायनेस्टी की, फिर हमने बात की सैयद डायनेस्टी की। सैयद के बाद हमने बात किया वो दी लोदीज़। तो ये हमने बात की वो डायनेस्टीज़। या नेक्स्ट हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड। इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं, और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस है, चाहे वो मौर्यंस हो, चाहे वो गुप्ताज हो, चाहे वो दिल्ली सल्तनत हो, चाहे वो मुगल्स हो, आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो एडमिनिस्ट्रेशन से मिलेंगे। आपको ये नहीं पूछेंगे कि भाई ये लड़ाई कब से सन में की। ये प्रीलिम्स है भाई, यूपीएससी प्रीलिम्स है। यहाँ पे फालतू क्वेश्चन नहीं आते, यहाँ पे काम के क्वेश्चन आते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो आने वाले हैं ज़्यादा, कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन का ही एग्जाम देना है। ठीक है, सो एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत। सबसे पहले तो यहाँ पे जो इवोल्यूशन हुआ था किसका भाई, है ना, स्टेट का, वो कैसे हुआ था एक तरह से, उसकी बात करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट के अंदर एक डिस्टिंक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमको देखने को मिला। डिस्टिंक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखने को मिला, एंड इट इज़ एस्टेब्लाइज बाय द टर्क, है ना। लेट 12th सेंचुरी में एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो कि दूसरों से अलग था, जिसमें कंट्रोल्स जो थे बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक तरह से ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमको देखने को मिला। एंड ये पीक तक कब चला गया था, जब वो साउथ में एक्सटेंड किए थे ना भाई, पीक तक, मतलब मदुराई में जो जो मोहम्मद जो अलाउद्दीन खिलजी का जो वजीर था, जो कि मलिक कफूर था, वो जब तक गया था मदुराई तक, तब उतना बड़ा साम्राज्य था, हमने देखा था कि इसमें खिलजीज के अंदर, तो उस समय एकदम पीक में चला गया था। उतने बड़े एरिया को ले कर लेते थे, राज करते थे। और डिस्टिंक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर इट एस्टेब्लाइज्ड दिस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जैसे सेंट्रलाइज था ये, बट थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज भी था, क्योंकि यहाँ पे गवर्नर्स देखने को मिलते थे। सो एस्टेब्लाइज्ड बाय दी टर्क्स इन दी लेट 12th century, expanding to control much of इंडिया। एंड ये जो टर्क्स के द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में स्टेबलाइज किया गया था 12th सेंचुरी के लेट स्टेज में, है ना, ये पीक तक कब पहुंच गया था, इट पीक्स, है ना, एट इट्स पीक्स इज अथॉरिटी कितना दूर तक एक्सटेंडेड था, फार साउथ एज मदुराई। ऑथोरिटी extended as far south as मदुराई। एंड जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो एक तरह से टर्को अफगान सेटअप का था इन इंडियन इन्वायरमेंट यार। द एडमिनिस्ट्रेशन वाज अ टर्को अफगान सेटअप इन द इंडियन इन्वायरमेंट। ओके, नाउ ये हमने बात की अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट हम यहाँ पे जो सुल्तान्स थे उसकी बात करते हैं। सुप्रीम अथॉरिटी किसके पास था, रिलीजियस लेजिटिमेसी क्या था, है ना, जुडिशियल रोल, ये सब चीज़ सुल्तान के बारे में बात करते हैं। सुल्तान की अगर हम बात करें यहाँ पे, सो सुप्रीम अथॉरिटी किसके पास होती थी भाई, सुप्रीम अथॉरिटी सुल्तान के पास होती थी, जिसके अंदर
तरह से पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड लीगल पावर, एब्सोल्यूट पॉलिटिकल, लीगल एंड मिलिट्री पावर होते थे भाई इसके पास। जो ये बोलता था वही होता था, एब्सोल्यूट पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड लीगल पावर। इसके पास अगर हम बात करें तो रिलीजियस लेजिटिमेसी, मतलब एक तरह से अपने आप को जो लेफ्टिनेंट ऑफ द फेथफुल, मतलब खलीफ विथ नो रियल अथॉरिटी यहाँ पे, मतलब अंडर जो अब्बासिद खलीफ होते थे उसके अंदर अपने आप को ये बताते थे, दर्शाते थे, बट जो खलीफ था वो कोई रियल अथॉरिटी नहीं देते थे भाई, उसके अंदर ये बोलते थे, बट राजा तो यही, राज तो यही करते थे। सो अगर हम सुल्तान के रिलीजियस लेजिटिमेसी की बात करें तो इस्लाम में एक हेड होता है जिसको हम खलीफ बोलते हैं, उसके अंदर ये है ना अपना वो डिक्लेयर करता था कि भाई मैं उसके अंदर एक काम करता हूँ, ठीक है, बट असलियत में उसके ऊपर कोई होता नहीं था, ठीक है। सो डिक्लेयर देमसेल्फ एज दी lieutenant of the faithful under the Abbasid Caliph। सो ये यहाँ पे रिलीजियस लेजिटिमेसी ऑफ द सुल्तान की बात करते हैं कि वो मतलब एबसेट खलीफ के अंदर मैं लेफ्टिनेंट हूँ, जितने भी जो भगवान पे विश्वास रखते हैं उनका मैं एक लेफ्टिनेंट हूँ, उनको मैं ऊपर हेड करता हूँ, किसके अंदर, खलीफ के अंदर। बट एक्चुअली जो खलीफ है उसके पास कोई अथॉरिटी होती नहीं थी, हैड नो रियल अथॉरिटी। सारी अथॉरिटी किसके पास होती थी, सुल्तान के पास। नेक्स्ट सुल्तान की बात करें तो मजलिस आई खिलाफत कहते थे, मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे उसको कौन थ्योरेटिकल एडवाइस करता था, सुल्तान। तो इसीलिए सुल्तान इज नोन एज दी मजलिस ए खिलाफत। मजलिस ए खिलाफत के अंदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे they were theoretically advise दी सुल्तान, बट ऐसा नहीं होता था, सुल्तान खुद फैसला लेता था ना, वो एडवाइस देते थे, ऐसा बोला जा रहा है, बट कोई एडवाइस किसी का नहीं होता था, मानता किसी का नहीं था, खुद करता था सुल्तान। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द जुडिशियल रोल ऑफ द सुल्तान यार, है ना। जुडिशियल रोल में क्या है, जो सुल्तान है वो किसको अपॉइंट करता था, अपॉइंटेड जजेस एंड सर्व एज दी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। एंड जुडिशियल रूल के अंदर हम यही बात करते हैं कि एक तरह से जो स्ट्रिक्ट जस्टिस है उसको एनफोर्स करने का पावर किसके पास होता था, सुल्तान के पास। एग्जाम्पल के तौर पे जो बालबन था उसका जो सीवियर पनिशमेंट हमको देखने को मिलता था यार, है ना, कि गला काट देंगे सीधा, है ना, एकदम अलग अलग तरीके सीवियर पनिशमेंट, तो ये इसको इन्फोर्स करता था। एंड जो मोहम्मद तुगलक था उसने जो उलेमा थे उसको कैसे ट्रीट किया वो सब चीज़ को सबको पता है। सो इनके पास इन्फोर्समेंट की पावर होती थी जस्टिस को, सो एनफोर्स स्ट्रिक्ट जस्टिस, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम बालबन की बात करें, बालबन सीवियर पनिशमेंट, एंड जो मोहम्मद तुगलक है ट्रीटमेंट ऑफ दी उलेमा। तो ये सब स्ट्रिक्ट जस्टिस के अंदर यहाँ पे इन्फोर्स करते थे ये। एंड सक्सेशन इशू की बात करें सुल्तान के यहाँ पे,
सो सक्सेशन इशू की बात करें तो कोई क्लियर लॉ ऑफ सक्सेशन यहाँ पे नहीं था यार। नो क्लियर लॉ ऑफ सक्सेशन की इसके बाद कौन राजा बनेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते थे, सारे के सारे यहाँ पे बच्चे जो थे बोलते थे कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। सो यहाँ पे कोई क्लियर लॉ नहीं था। लाइक यहाँ पे मुगल्स हम देखेंगे, यहाँ पे को पार्सनरी सिस्टम था, जो सबसे बड़ा जो बेटा होगा वो राजा बनेगा, ऐसा सिस्टम था मुगल्स के अंदर। बट यहाँ पे ऐसा नहीं था भाई। मल्टीपल सन्स वुड क्लेम दी थ्रोन। एंड जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वॉस की, मिलिट्री स्ट्रेंथ जो था वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता था, है ना। मतलब ऑपरेशंस की बात करें वो कॉमन था, मतलब राजा जो थे, जो ताकतवर मिलिट्री स्ट्रेंथ रहते थे वो उसको कब्जा भी कर लेता था भाई। लाइक हम जो देखते हैं ना डिक्टेटरशिप में उस प्रकार का, तो मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ पे सक्सेशन इशू में। जिसका ज़्यादा मिलिट्री स्ट्रेंथ, जिसके पीछे यहाँ पे मिलिट्री जिस आदमी के पीछे खड़े हो जाती थी, उसके भरोसा दिखाती थी, वो यहाँ पे राज करने लग जाता था यहाँ पे। इसीलिए तो यहाँ पे राजगद्दी से हटा के जो एस्पिरेशन है, जिसको हम यहाँ पे दल बदल बोल सकते हैं, वो बहुत कॉमन था आज के समय में। जो यहाँ पे हम बोलते हैं ना भाई, वो कॉमन था कि राजगद्दी से हटा के जो है ना मिलिट्री जो कूप होती थी, उस प्रकार से चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती थी। एंड जो पब्लिक इन्फ्लुएंस था, पब्लिक ओपिनियन जो था वो भी इन्फ्लुएंस करता था लेजिटिमेसी को। लाइक खिलजी जो है इट हेजिटेट टू एंटर दिल्ली, पब्लिक जो थी उसके द्वारा भी यहाँ पे चीज़ें जो थी इन्फ्लुएंस की जाती थी। और हम बात करें सुल्तान्स की, तो बिकॉज खिलजी को दिल्ली के अंदर अच्छा नहीं माना था, इसीलिए खिलजी जो था, खिलजीज हेजिटेटेड टू एंटर दिल्ली। तो सीकरी जो बनाया था, फतेहपुर सीकरी जो है वो यहाँ पे इनका एक तरह से गढ़ था। तो ये हमने बात की अबाउट दी सुल्तान्स की यार। सो सुल्तान्स के अंदर जो सक्सेशन इशू है इसको आप समझना। सक्सेशन इशू में कोई क्लियर लॉ नहीं था सक्सेशन के लिए, है ना। सरपेशन कॉमन थे, जिसके पीछे आर्मी खड़ी हुई वही ज़्यादा था यहाँ पे। तो ये हमने बात की अबाउट दी सुल्तान की। नेक्स्ट अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की, तो यहाँ पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता था यार। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करते हैं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में जो जो चीज़ें थी उसकी बात करेंगे, फिर लोकल लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसकी चीज़ों की बात करेंगे। तो पहले तो हम सेंट्रल लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके रिगार्डिंग चीज़ों की बात करते हैं। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, इंपॉर्टेंट पोस्ट थे, उसकी बात करते हैं। सो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट नायब। नायब किसको बोलते थे? जो डेप्यूटी सुल्तान है, सुल्तान से छोटा वाला सुल्तान, ठीक है। डेप्यूटी सुल्तान को हम क्या बोलते थे? नायब बोलते थे, ठीक है भाई। यानी जो नायब होता था, इट इज़ द मोस्ट पावरफुल ऑफिशियल यार, जो कि ज़्यादा डिपार्टमेंट को, ऑल डिपार्टमेंट को कंट्रोल करता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे सुल्तान सबसे ऊपर होगा, ठीक है। यहाँ पे सुल्तान जो होगा सबसे ऊपर, इसके नीचे कौन होता था भाई? नायब, जिसको हम वली भी कहते थे। एंड इसके नीचे हमारे पास दीवाने वज़रत, दीवाने अर्जी, दीवाने रसालत, दीवाने इंसा, ये सब होते थे। ये सब क्या होते हैं वो हम देखेंगे, बट हाँ इसी के अंदर ये नायब ये सब चीज़ को देखता था। डेप्यूटी सुल्तान मोस्ट पावरफुल ऑफिशियल होते थे, जो कि कंट्रोल करते थे ऑल डिपार्टमेंट्स को।
नायब इज द मोस्ट पावरफुल ऑफिशियल कंट्रोलिंग ऑल डिपार्टमेंट्स। इसके बाद नायब के बाद हम बात करते हैं अबाउट वज़ीर, जिसको प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं भाई, है ना। मतलब वज़ीर जो कि प्राइम मिनिस्टर, आज के प्राइम मिनिस्टर जैसा था। तो ये जो वज़ीर है इसकी बात करें, सो इनिशियली मिलिट्री बेस्ड था वज़ीर जो था, मतलब जो कि मिलिट्री वाली चीज़ों को देखता था, बट लेटर यहाँ पे ये रिवेन्यू अफेयर्स को भी देखने लगा ना। इनिशियली वज़ीर किसको बोलते थे, जो मिलिट्री को देखता हो, बट बाद में यहाँ पे ये स्पेशलाइज्ड हो गया इन और रिवेन्यू अफेयर्स, तो रिवेन्यू को भी देखते थे यार। लेटर स्पेशलाइज्ड इन रिवेन्यू अफेयर्स। एंड जो वज़ीर होता था वो किसको हेड करता था, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जिसको हम दीवाने वजारत कहते हैं। ठीक है, ये जो दीवाने वजारत है इसका मतलब क्या होता है, दीवाने वजारत मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट यार, ना। फाइनेंस डिपार्टमेंट को दीवाने वजारत बोलते हैं, जिसको हेड कौन करता है, वज़ीर या फिर प्राइम मिनिस्टर। हेडेड दीवाने वजारत विच इज़ दी फाइनेंस डिपार्टमेंट। वज़ीर के बाद अरीज मुमलिक की बात करते हैं। जो अरीज मुमलिक है, इट हेड दी दीवाने अरीज। अरीज मीन्स मिलिट्री डिपार्टमेंट। अरीज ई मामलिक, अरीज ई मामलिक जो था किसको हेड करता है, इट हेडेड दीवाने अरीज, जो कि मिलिट्री डिपार्टमेंट है। एंड एक तरह से जो अरीज मुमलिक जो है, इट मैनेज रिक्रूटमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन यार। बट ये कमांडर इन चीफ नहीं होता था, बट ये देखता था कि कौन कौन रिक्रूट किया जा रहा है उस सब चीज़ों को। सो मैनेज रिक्रूटमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन बट नॉट कमांडर इन चीफ। ठीक है, बालबन ने इसको सेटअप किया था, अरीज मुमलिक। ये भी क्वेश्चन है, किसने सेटअप किया था अरीज मुमलिक को, मिलिट्री डिपार्टमेंट को बालबन ने। एंड अलाउद्दीन खिलजी ने इसको और भी ताकतवर बनाया था, स्ट्रेंथन किया था। इसीलिए तो वो कैश में पेमेंट करता था, रिवेन्यू पे ध्यान देता था, बिकॉज मिलिट्री डिपार्टमेंट पैसे से चलेगा, और पैसा के लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए थे खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी strengthen it। एंड जो अलाउद्दीन है, इंट्रोड्यूस्ड ब्रांडिंग यार, हॉर्सेस को ब्रांडिंग करने का, जिसको हम क्या बोलते हैं, दाग। एंड कैश में देना है सैलरीज, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया, अलाउद्दीन में। इसे हमने देखा है भाई, अलाउद्दीन ने इंट्रोड्यूस किया। सो अरीज मुमलिक की बात की, वज़ीर की बात की। इसमें वज़ीर के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है कि इट इज़ दी हेड ऑफ द दीवान वजारत, मीन्स जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसका हेड होता था ये। एंड अरीज मुमलिक इज़ द हेड ऑफ दीवान अरीज, जिसको हम बोलते हैं मिलिट्री डिपार्टमेंट यार। इसको बालबन ने इंट्रोड्यूस किया था। एंड अलाउद्दीन ने जो ब्रांडिंग ऑफ फोर्सेस, जिसको हम दाग बोलते हैं, वो स्टार्ट किया था। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो है ना
4 डिपार्टमेंट याद रखना, ठीक है भाई। इसमें ये तो हमारे पास फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, ये हमारे पास मिलिट्री डिपार्टमेंट हो गया। एंड रसालत, रसालत कौन सा डिपार्टमेंट होता है? इट इज़ दी रिलीजियस एंड चैरिटेबल अफेयर डिपार्टमेंट, रिलीजियस एंड चैरिटेबल अफेयर्स को देखता है। एंड दीवाने इंशा, दीवाने इंशा किसको देखता है भाई? ये कौन सा डिपार्टमेंट है दीवाने इंशा? इट इज़ द स्टेट कॉरेस्पॉन्डेंट डिपार्टमेंट, मतलब जो कम्युनिकेशन है बिटवीन रूलर एंड ऑफिशियल्स को वो यहाँ पे ये देखता है। अरे इसे मुमलिक के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दो चीफ सदर। चीफ सदर मतलब जो दीवाने रसालत को जो लेड करता है उसको चीफ सदर बोलते थे। दीवाने रसालत इज व्हाट? इट इज़ द रिलीजियस एंड चैरिटेबल अफेयर डिपार्टमेंट। चीफ सदर इज द लेड दी दीवाने रसालत विच इज द religious and charitable affairs department। एंड ये जो चीफ सदर हेड मैनेज जो स्टाइपेंड एंड जो रिलीजियस मैटर्स होते थे उसको ये मैनेज करता था। मैनेज स्टाइपेंड्स एंड रिलीजियस मैटर्स। यहाँ पे एक तरह से जो रिलीजियस मैटर में जो पैसे दिया था लाइक ग्रांट्स फॉर मॉस्क, टूम्स, मदरसा, वो सबको ये देखता था यार। इसको ये हैंडल करते थे, हैंडलिंग ग्रांट्स फॉर मॉस्क, टूम्स एंड मदरसास, उसको ये देखते थे यार। तो चीफ सदर है वो, तो चीफ सदर किसको देखता? दीवाने रसालत, जिसको आर से रसालत, आर से रिलीजन याद रखना भाई। चीफ सदर के बाद यहाँ पे जुडिशल सिस्टम की बात करें तो जुडिशल सिस्टम के अंदर है ना, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है उसी में जुडिशल सिस्टम की बात कर रहे हैं। या फिर चीफ सदर की जो बात करें जो रिलीजियस अफेयर को देखता था, इसी के अंदर यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम की बात करें अगर, सो जुडिशियल सिस्टम में यहाँ पे जो मुल्लास होते थे वो इंटरप्रेट करते थे शरीयत को, जो इस्लामिक लॉज हैं उसको ये मुल्लास जो थे वो इंटरप्रेट करते थे, है ना। एंड जो काजीज होते थे उसको एग्जीक्यूट करते थे कि इस्लामिक लॉज क्या होंगे, कैसे होंगे, उसको ना धर्म के देखते हुए, कुरान को देखते हुए यहाँ पे इस्लामिक लॉज को इंटरप्रेट करते थे मुल्लास, एंड उसको एग्जीक्यूट करते थे काजीज। मुल्लास इंटरप्रेटेड शरियत, शरियत मीन्स जो इस्लामिक लॉज हैं उसको, वाइल काजीज एग्जीक्यूटेड इट। हिंदूज जो थे दे फॉलोड कस्टमरी लॉज यार, हिंदू फॉलो कस्टमरी लॉस, एंड इसको खुद आपस में हैंडल करते थे। जो विलेज पंचायत है उसको हैंडल करता था, इट इज हैंडल्ड बाय विलेज पंचायत। एंड जो क्रिमिनल लॉज होते थे वॉज बेस्ड ऑन सुल्तान रेगुलेशन, ठीक है, सुल्तान रेगुलेट करता था जो क्रिमिनल लॉज होते थे उसको।
criminal law was based on सुल्तान रेगुलेशंस। तो ये हमने बात की जुडिशल सिस्टम की। जुडिशल सिस्टम में मुलाज जो थे वो इंटरप्रेट करते थे शरीयत को, जो इस्लामिक लॉज हैं उसको, एंड हिंदू जो थे अपना खुद के कस्टमरी लॉज फॉलो करते थे, विलेज पंचायत उसको हैंडल करता था। काजीज जो थे वो एग्जीक्यूट करते थे, जो लॉ मुलाज बताते थे उसको। तो ये जुडिशल सिस्टम की बात की। चीफ सदर के अंदर जो रिलीजियस मैटर को देखता था वो है मैंने बात की यार। नेक्स्ट हम बात करते हैं दीवाने इंशा, जो कि स्टेट करस्पॉन्डेंट डिपार्टमेंट होता था। दीवाने इंशा, दीवाने इंशा विच इज़ दी स्टेट करस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट। दीवाने इंशा इज द स्टेट करस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट यार। एंड ये किसको मैनेज करते थे? मैनेज द कम्युनिकेशन बिटवीन द रूलर एंड द ऑफिशियल्स यार। राजा जो बोलता था ऑफिशियल्स तक पहुंचाने का काम किसका है? दीवाने इंशा का। सो इट मैनेज कम्युनिकेशन बिटवीन द रूलर एंड ऑफिशियल्स। एंड इंटेलिजेंस एंड कोर्ट अफेयर्स की बात करें, इंटेलिजेंस एंड कोर्ट अफेयर्स के अंदर हम बात करते हैं अबाउट बरीज की। जो ये बरीज होते थे वो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स होते थे, जो कि एम्पायर के अक्रॉस यहाँ पे पूरे पूरे साम्राज्य में फैले होते थे। ओके, बरीज वेर दी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स posted across the empire। बरीज के बाद जो वकील दर की बात करें, वकील दर, जो वकील दर होता था इट मैनेज दी रॉयल हाउस होल्ड यार। मैनेज दी रॉयल हाउस होल्ड, प्रोटोकॉल्स को मैनेज करता था जो वकील दर होता था। तो ये क्वेश्चन आएगी वकील दर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई एमसीक्यूज में। वकील दर जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट आदमी था यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के अंदर, उसका क्या काम होता था? तो आपको बोलना है कि मैनेज दी रॉयल हाउस होल्ड्स, प्रोटोकॉल्स एंड कारखानास, जो वर्कशॉप होते थे उसको ये मैनेज करता था वकील दर। तो ये हमने बात की बहुत इंटेलिजेंस एंड कोर्ट अफेयर्स की। नेक्स्ट हमारे पास जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था उसकी बात करते हैं। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हम बात करते हैं बहुत एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी होती थी यार इनके पास। दिल्ली सल्तनत के अंदर जो लार्ज स्टैंडिंग आर्मी है, यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे बिगेस्ट आर्मी थी 3 लाख ट्रूप्स की यार। इसीलिए तो उसका साम्राज्य भी सबसे ज़्यादा था दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा जो साम्राज्य था, आप किसका था बोलेंगे तो आप बताना कि भाई अलाउद्दीन खिलजी का था। अलाउद्दीन खिलजी हैड दी biggest army and he claimed around 3 lakh troops। अलाउद्दीन खिलजी के बाद एलिफेंट एंड शेपर्स की बात करें, एलिफेंट्स एंड शेपर्स की बात करें तो जो एलिफेंट है दे आर ट्रेन फॉर वॉर एंड इंजीनियर्स जो थे वो एक तरह से पाथ क्लियर करते थे। एलिफेंट्स ट्रेन फॉर वॉर एंड इंजीनियर्स जो थे दे क्लियर दी पाथ, जिस रास्ते पर जा पाए।
कंपोजिशन की बात करें, जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के अंदर, वो किससे बना हुआ था? इसे कंपोजिशन की बात करें तो टर्क्स एंड अफगान्स जो थे वो कैवलरी जो है ना, जो घोड़े के ऊपर बैठते थे उसमें यार टर्क्स एंड अफगान होते थे, बट जो हिंदूज थे दे आर मेनली इन्फेंट्री, जो पैदल चलते थे हमला करते थे वो सब इन्फेंट्री कहलाते हैं. सो टर्क्स एंड अफगान्स dominated cavalry and Hindus were mainly in infantry. तो हमने बात की अबाउट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की, मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हमने बात की अबाउट नाइब की, जो डेप्यूटी सुल्तान है, वजीर की बात की, अरीज मुमलिक की बात की, चीफ सदर की बात की, दीवान इंसा जो कि स्टेट करस्पॉन्डेंट डिपार्टमेंट कहलाता था उसकी बात करते थे. बात की यार हमने जो कि किसको देखता था, मैनेज कम्युनिकेशन बिटवीन द रूलर एंड द ऑफिशियल्स यार. उसके बाद हमने इंटेलिजेंस एंड कोर्ट अफेयर्स की बात की, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की बात की. ये सब हमने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में बात किया. नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की. एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमारे पास जो इक्ताज होते थे, जो कि प्रोविंसेस थे, वो क्या होते थे, कैसे चलते थे, इसकी बात करते हैं. सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हम बात करते हैं अबाउट द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की. लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो इसमें हम बात करते हैं अबाउट इक्तास की. इक्तास मतलब जो प्रोविंसेस होते थे उसको हम क्या बोलते थे? इक्तास बोलते थे. ओके. सो ये जो प्रोविंसेस होते थे यार, है ना, दे आर गवर्न बाय मुख्तीस या फिर वलीस जो थे वो यहाँ पे इसको गवर्न करते थे. गवर्न बाय मुख्तीस और वलीस. एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड कलेक्टिंग लैंड रिवेन्यू. जो मुक्तीस होते थे वो इक्तास, जो कि प्रोविंसेस, एक राजा होगा उसके नीचे यहाँ पे छोटे छोटे प्रोविंसेस होंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? इक्तास बोलेंगे. एंड इसी इक्तास को यहाँ पे गवर्न कौन करता था? मुक्तीस यार. एंड ये यहाँ पे रिवेन्यू कलेक्ट करते थे, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे. ठीक है. तो मुक्तीस दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग law and order and collecting land revenue. हमने बात की अबाउट मुक्तीस और वल्लीस की, जो कि हेड करते थे विच गवर्न द इक्तास. एंड इनिशियली ऑटोनोमस था, बट बाद में इसको सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करना चालू कर दिया, बिकॉज ये डर से कि अपने आप में कुछ अलग ही अलग ना बना दें, अलग इंडिपेंडेंट स्टेट ना बना दें, उसको देखते हुए पहले ऑटोनोमस होते थे, अपने आप से काम करते थे, बट लेटर कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड एक तरह से दे रिक्वायर्ड टू सबमिट रिवेन्यू सरप्लसेस, जो ज़्यादा पैसा कमा लेने से उसको कौन देता था? स्टेट देता था, राजा को पास देना पड़ता था. ठीक है. सो रिवेन्यू सरप्लस को किसको देना पड़ता था? दे आर रिक्वायर्ड टू सबमिट दी रिवेन्यू सरप्लसेस टू दी स्टेट. एंड जो इक्तास थे दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट यार. ये हमने बात की अबाउट इक्तास की. नेक्स्ट हम इक्तास के बाद हम बात करते हैं अबाउट सिक्स की, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट्स यार. प्रोविंसेस जो है छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पे डिवाइडेड थे, जिसको हम सिक्स बोलते थे. एंड ये सिक्स है, इट इज़ अ सब यूनिट विद इन द प्रोविंसेस.
एंड इट इज़ हेडेड बाई शिकदास। ठीक है, सबसे ऊपर में यहाँ पे क्या होगा, राजा होगा, उसके अंदर यहाँ पे छोटे छोटे इक्ताज होंगे, इक्ताज के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, शिक्स, एंड जिसको डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। सिक्स के अंदर यहाँ पे हमारे पास और क्या देखते हैं, छोटे छोटे सब डिस्ट्रिक्ट को हम परगना कहते हैं। तो इस प्रकार से चीज़ें यहाँ पे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम बात करते हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में। सिक्स के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या देखने को मिलता है, परगनास। परगनास और सब डिस्ट्रिक्ट्स, ये जो सिक्स होते थे, दे आर हेडेड बाय सिरकदार्स, एंड परगना कंप्राइज्ड ऑफ सेवरल विलेजेस, जिसको अमील हेड करता था, comprised of several villages which is headed by अमील। ठीक है, अमील किसको हेड करता था, जो सब डिस्ट्रिक्ट होते थे, दैट इज परगनास, उसको हेड करता था यार ये। अगर हम विलेज की बात करें, विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, दिल्ली के अंदर यहाँ पे आप इसको एडमिनिस्ट्रेशन को हम समझ लेते हैं भाई, बाद में दिक्कत ना हो। सो दिल्ली सल्तनत के अंदर यहाँ पे जो चीज़ें डिवाइडेड थी, दिल्ली सल्तनत के अंदर यहाँ पे प्रोविंसेस थे, जिसको हम इक्तास कहते थे। इनके अंदर यहाँ पे सर्क्स होते थे ना, छोटे से सब डिस्ट्रिक्ट्स, जिसको हम सिक्स कहते थे। एंड सिक्स के अंदर हमारे पास क्या देखने को मिलता था, परगनास देखने को मिलता था भाई। एंड इनसे नीचे हमारे पास विलेजेस देखने को मिलते थे। तो ये चीज़ें इस प्रकार से यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के अंदर चीज़ें डिवाइडेड थी। ये हमारे पास स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है, एंड यहाँ पे ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है। ओके, नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। सो विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इसको लेड कौन करता था, विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेशन को यार, इट इज़ लेड बाय खुद, जो कि लैंड ओनर होते थे, या फिर मुकदमास, जो कि एक तरह से विलेज हेड होते थे, वो इसको लेड करते थे। लेड बाय खुद, विच आर लैंड ओनर्स एंड मुकदमास और चौधरीज, विच आर दी विलेज हेडमैन। एंड जो पटवारी होता था वो अकाउंटेंट होते थे, जो कि मैनेज करते थे रिकॉर्ड्स को। तो उस समय से चला आ रहा है, सोचो दिल्ली सल्तनत से ये पटवारी टर्म चला आ रहा है, और आज के ज़माने में भी चल रहा है। सो पटवारी आर द अकाउंटेंट विच मैनेज्ड रिकॉर्ड्स। एंड जो लोकल गवर्नेंस है, दे लार्जली अनचेंज्ड फ्रॉम प्री टर्किश रूल। ओके, सो ये हमने बात की विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेशन की। विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेशन का जो है, इट इज़ लेड बाय खुद और मुकदमास और चौधरी, जो कि विलेज हेड होते थे। एंड पटवारी जो था अकाउंटेंट होता था भाई, विलेज के लेवल में यहाँ पे रिकॉर्ड्स को देखता था। लैंड के क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है भाई, ये लैंड क्लासिफिकेशन हमारे पास।
लैंड क्लासिफिकेशन में हमारे पास जो इक्ता लैंड है, इक्ता लैंड, ये इक्ता लैंड इट इज़ असाइंड टू द ऑफिशियल एज पेमेंट फॉर देयर सर्विस। ऑफिशियल्स को दिया जाता था ये इक्ता लैंड कि अगर उसने जो काम किए हैं उसके रिगार्डिंग, ऑफिशियल्स एज पेमेंट फॉर देयर सर्विस। एंड जो खालसा लैंड है इट इज़ डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द सुल्तान। ये इंपॉर्टेंट है यार, मैं बताऊँ ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। सो खालसा लैंड कौन से हैं? दे आर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द सुल्तान एंड इसका जो रिवेन्यूज़ है इट इज़ यूज्ड फॉर रॉयल कोर्ट एंड हाउस होल्ड, फॉर द रॉयल कोर्ट एंड हाउस होल्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है खालसा लैंड का। एंड जो इनाम लैंड है, इनाम लैंड इट इज़ ग्रांटेड टू रिलीजियस लीडर फॉर और इंस्टीट्यूशन, या धर्म किसी है ना धर्म को दिया जाए तो उसको बोलते हैं इनाम लैंड। तो जो रिलीजियस लीडर हैं उसको देते थे भाई। सो इट इज़ ग्रांटेड टू रिलीजियस लीडर और इंस्टीट्यूशंस। सी हमने बात की लैंड क्लासिफिकेशन की। यहाँ पे क्लास जितना तो यहाँ पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन नहीं आता उतना तो यहाँ पे लैंड क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई। सो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे मार्क किया। ज़्यादातर चीज़ों पे मैं इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करता, रेड साइलेंट करता हूँ, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क किया क्यों? बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यहाँ से। ये हमने बात की अबाउट दी लैंड क्लासिफिकेशन की। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में बात की इक्तास की, जो सबसे ऊपर होते थे दिल्ली सल्तनत के अंदर प्रोविंसेस या फिर इक्तास होते थे, उसके अंदर शिक्स होते थे, उसके नीचे परगनास, परगनास के नीचे विलेजेस, ठीक है। एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हमने उससे पहले हमने बात की अबाउट द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, या जहाँ पे नायब जो डिप्यूटी सुल्तान होता था उसको बोलते थे, वज़ीर होता था, अरे से मुमलुक जो कि मिलिट्री डिपार्टमेंट को हेड करता था, सिर्फ सदर जो कि दीवाने रसालत जो रिलीजियस एंड चैरिटेबल अफेयर्स को देखता था ये, एंड दीवाने इंसा जो कि एक तरह से स्टेट कॉरस्पॉन्डेंट डिपार्टमेंट था, रूलर्स एंड ऑफिशियल्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता था उसको ये मैनेज करता था। इंटेलिजेंस एंड कोर्ट अफेयर्स की बात की, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की बात की यार, है ना। एंड जो सुल्तान है वो सुप्रीम अथॉरिटी होता था, रिलीजियस लेजिटिमेसी रखता था, है ना। मजलिस एक खिलाफत जो है एक तरह से थ्योरेटिकली एडवाइस करता था, मतलब इसको थ्योरेटिकली एडवाइस कौन करते थे? जो नोबल्स होते थे, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे, वो इसको एडवाइस करते थे। जुडिशियल रोल है इसका सुल्तान का। सक्सेशन इशूज हमने देखे, है ना। एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टेट की बात की यार इन दी एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत के अंदर।